मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेईवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के ये हमारा जेईवी 2023 का एमसीक्यू सीरीज 4 है। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 3 एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड किए। चलिए आज हम लोग 4th एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पीवीबी के यूनिट 4 जो कि वेरियस अकाउंट है, इसके एमसीक्यूज़ को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंडर सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑप्शन ए द माइनर कैन नॉट ड्रॉ promissory note or check. Option B, a minor who has been admitted to a partnership firm can draw a check. Option C, a minor can draw, accept, endorse and negotiate bill of exchange, promissory note or check binding all parties except himself. Option D, a minor can be held liable for the bill of exchange he has accepted. Option E, none of these. दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। माइनर ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या चेक जो कि सभी पार्टीज को बाइंड करेगा एक्सेप्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ माइनर कैन बी अलाउड टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट वेयर, ऑप्शन ए ही कुड साइन एंड हिज एज इज एटलीस्ट 12 ईयर, ऑप्शन बी हिज एज इज अबव 16 ईयर, ऑप्शन सी ही कुड साइन इन इंग्लिश एंड हिज एज इज 16 ईयर, ऑप्शन डी ही कुड साइन इन एज 10 ईयर एंड अबव, ऑप्शन ई ही कुड साइन इन हिंदी एंड हिज एज ईयर 10 ईयर अबव। बताइए माइनर को सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करके आ सकता है, जिस केस में क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो साइन कर सकता है और उसका एज जो है 10 साल या उसके ऊपर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक माइनर है जो कि 16 साल का है, वो उसका एफडी है 10,000 रुपये का किसी बैंक के साथ। उसने रिक्वेस्ट किया बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट का, तो क्या बैंक उसे अलाउ करेगी बिफोर मैच्योरिटी पेमेंट? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि बैंक एक्सेप्ट कर सकती है माइनर के रिक्वेस्ट को। ऑप्शन बी कर रहा है कि बैंक जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी यदि दूसरे गार्जियन से दूसरा रिक्वेस्ट आया हो। ऑप्शन सी कर रहा है कि बैंक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी लोन के लिए और प्री मैच्योर कैंसिलेशन के लिए नहीं, क्योंकि वो अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेगा जिसके लिए उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है और बैंक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंक रिक्वेस्ट कर सकती है माइनर के रिक्वेस्ट को। ठीक है, बैंक एक्सेप्ट कर सकती है माइनर के रिक्वेस्ट को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइनर है जो कि आपके ब्रांच में आया एक सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट को खुलवाने के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहा है और उसे रेगुलर पेमेंट देना पड़ रहा है, जिसके लिए उसको चेक जो है रिक्वायर होगा। हाउ डू आप कैसे डील करेंगे उसके रिक्वेस्ट को? ऑप्शन ए, करंट अकाउंट विल बी ओपन कीपिंग इन व्यू हिज जेन्युइन नीड, करंट अकाउंट कैन बी ओपन व्हेन इट्स जॉइंटली ओपन विद गार्जियन, करंट अकाउंट कैन बी ओपन बट देयर इज हाई डिग्री ऑफ रिस्क सिंस दिस इन्वॉल्व वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू ऑफ चेक ऑन हिज माइनर विल नॉट बी पर्सनली लेवल एज ड्रॉ। ऑप्शन डी विल बी ओपन आफ्टर ऑप्टेनिंग एचओ परमिशन, यानी हेड ऑफिस का परमिशन लेके। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। करंट अकाउंट को ओपन किया जा सकता है लेकिन रिस्क रहेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू ऑफ चेक्स होगा जिससे माइनर को पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। एक पार्टनरशिप फॉर्म माइनर के साथ, माइनर एक जिसमें एक पार्टनर हो वो एक करंट अकाउंट को ओपन करना चाह रहा है आपके बैंक के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए माइनर के बिहाफ में कौन साइन करेगा? तो माइनर खुद साइन करेगा, माइनर के नेचुरल गार्जियन साइन करेंगे, जितने दूसरे पार्टनर्स है वो साइन करेंगे, एनी ऑफ द अबव, और अकाउंट ओपन ही नहीं होगा। बताइए पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें माइनर एक पार्टनर हो वो करंट अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं बैंक के साथ, तो कौन साइन करेगा माइनर के बिहाफ में? दोस्तों इसका सही जवाब है अकाउंट ही नहीं ओपन होगा, दिस अकाउंट कैन नॉट बी ओपन। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। एक स्लीपिंग पार्टनर बैंक से पूछा कि ऑपरेशन स्टॉप करना है अकाउंट में। अगले दिन वो आया, वो रिक्वेस्ट किया कि उसने इंस्ट्रक्शन बाय मिस्टेक दे दिया, तो बैंक अलाउ करेगी ऑपरेशन यदि वो राइटिंग में देता है, बैंक अलाउ करेगी ऑपरेशन यदि सारा पार्टनर रिक्वेस्ट करते हैं, बैंक अलाउ नहीं कर सकती ऑपरेशन जब भी सभी रिक्वेस्ट करेंगे या एनी ऑफ द अबव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैंक अलाउ करेंगे ऑपरेशन यदि सारे पार्टनर रिक्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक फर्म है मेसर्स लाहौर केमिकल वर्क के नेम से, वो करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं कैपिटल बैंक के साथ। फर्म के 5 पार्टनर हैं जिसमें से एक बहुत बुरा है, वो डॉर्मेंट पार्टनर है। तो अकाउंट ऑपरेट किया जा रहा है दूसरे पार्टनर ज्वाइंटली के द्वारा। एक चेक है 1650 रुपये का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्रेजेंट किया गया क्लियरिंग से, लेकिन लेजर अकाउंट में एक नोटिस पेश किया गया स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक डॉर्मेंट पार्टनर से। ऑप्शन ए, द चेक बीइंग ऑफ स्मॉल अमाउंट शैल बी पेड, द चेक बीइंग in favor of important pay representing state dues shall be paid, checks should be paid as a stop, checks should be paid as a stop payment instruction is from a dormant partner and the check should not be paid as dormant partner also has authority to stop operation of account। क्या सही आंसर है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चेक को पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि डॉर्मेंट पार्टनर का भी अथॉरिटी है कि वो अकाउंट के ऑपरेशन को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक माइनर मेंटेन कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है सेविंग अकाउंट को।
ऑप्शन ए है कि बैंक जो है केवल विड्रॉल स्लिप अलाउ करेगा, बैंक ऑप्शन बी है कि बैंक जो है विड्रॉल स्लिप बाय चेक और स्लिप अलाउ करेगा। तो ऑप्शन सी है चेकबुक फैसिलिटी अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि माइनर जो है ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। ऑप्शन डी बी एंड सी। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मास्टर अरुणदीप एज 16 विजिट लखनऊ ब्रांच ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड प्रेजेंस अ बियरर चेक of rupees 50,000 issued by his material grandfather, gifted him the money for payment across the counter. The check is endorsed by his grandfather as paid to Mrs. Vaisali. The minor boy demand payment urgently. तो ऑप्शन नहीं कर रहा है कि चेक जो है इंडोर्स किया जाएगा मिसेस वैशाली के फेवर में, जिसके बिना कंसेंट के इसे पेड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन भी कर रहा है कि चेक प्रेजेंट किया जाएगा माइनर के द्वारा, अमाउंट सब्सटेंशियल है इसलिए ये डिज़ायरेबल नहीं है चेक को पेमेंट करने के लिए। तीसरा कर रहा है कि चेक जो है बियरर चेक है, इसके लिए इंडोर्समेंट कोई मीनिंग नहीं कैरी करता। ऑप्शन डी कर रहा है कि जो माइनर है वो वैलिड डिस्चार्ज दे सकता है, तो इसके लिए पेमेंट उसे करना पड़ेगा। ऑप्शन डी कर रहा है सी एंड डी। दोस्तों सही जवाब है इसका सी एंड डी है। दोस्तों इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज बने हुए हैं ताकि आपको हर एक टाइप का केस स्टडी को डिस्कस कर सकें। ऑल दिस एमसीक्यूज यू कैन ऑब्टेन बाय व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। इसमें आपको मैं एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा हर एक यूनिट का। इस तरह के एमसीक्यूज है जिसमें आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। डिटेल जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग रिकॉल करते हैं अपने RBWM के यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को, जो कि बेस्ड है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा डेफिनेशन है प्रॉफिटेबिलिटी का? ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस। ऑप्शन बी इट्स कंपेयर हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी मेक्स कंपेयर विद ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली इट्स सक्सेस और फेलियर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी ये सभी जो है प्रॉफिटेबिलिटी के डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है प्रॉफिट का मेजर नहीं है? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटेड प्रॉफिट। ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट। करेक्ट आंसर है नेटेड प्रॉफिट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट अमाउंट है जबकि प्रॉफिटेबिलिटी एक रिलेटिव है। ऑप्शन बी कर रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी एक एब्सोल्यूट अमाउंट है जबकि प्रॉफिट रिलेटिव है। ऑप्शन सी कर रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी एक मेजर है एफिशिएंसी का किसी कंपनी का इन रिलेशन टू द साइज ऑफ बिजनेस, वेयर एज प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट नंबर डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनकम और रेवेन्यू एबव एंड बियॉन्ड द कॉस्ट और एक्सपेंस ऑफ एंटिटी ऑकर। ऑप्शन डी कर रहा है कि ऑल्दो ए कंपनी कैन रियलाइज अ प्रॉफिट दिस डज नॉट नेसेसरीली मीन्स दैट कंपनी इज प्रॉफिटेबल। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी एक एब्सोल्यूट अमाउंट है जबकि प्रॉफिट जो है रिलेटिव वन, ये गलत है। प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट अमाउंट है, प्रॉफिटेबिलिटी एक आपका रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ब्रांच के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। इनमें से कौन सा सही नहीं है? रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट। ऑप्शन बी कर रहा है कि क्लियरली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन एंड स्कोर कार्ड। ऑप्शन सी कर रहा है कि इंप्रूव मोटिवेशन एंड रिवार्ड सिस्टम। ऑप्शन डी कर रहा है कि टेक्नोलॉजी अलोन इज सफिशिएंट टू इंक्रीज स्टाफ प्रोडक्टिविटी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी ही सफिशिएंट नहीं है स्टाफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन बैंक प्रॉफिट एंड लॉस रेफर्स टू। तो बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए कर रहा है नेट प्रॉफिट। ऑप्शन बी कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कंटीजेंसी। सी कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। डी कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। किसी बैंक के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंटीजेंसी और प्रोविजन से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट। ऑप्शन डी करा नन ऑफ दिस। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कीजिए, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ जानकारी दी गई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,20,000, सेलिंग एक्सपेंस 80,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट बताना है। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 3,40,000 माइनस 1,20,000, यानी 2,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बताना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जो कि आपको मिलेगा 2,40,000। ओके, सो ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 2,20,000 को 3,40,000 से डिवाइड करेंगे तो 64.7 बनाएगा। दोस्तों इसी तरह देख सकते हैं कि जितने तरह के पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में, सारा चीज़ मैंने इंक्लूड किया है। लगभग 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं इस पार्टिकुलर यूनिट के। देखिए टेबल फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, NII कैसे निकालना है, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो कैसे निकालना है, सभी चीज़ को यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, जो कि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत मददगार होगी। तो दोस्तों यदि आप इस तरह की PDF चाहते हो तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।
चलिए दोस्तों, हम लोग आइए IRFS के यूनिट 4 के MCQ पोर्शन को देखते हैं, जो कि बेस्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड MSME इन द इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन है कि एज पर द रिवाइज प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू व्हाट अमाउंट आर इंक्लूडेड अंडर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। तो स्टार्टअप के लिए कितना अमाउंट इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए है 100 करोड़, ऑप्शन बी है 50 करोड़, ऑप्शन सी है 25 करोड़, ऑप्शन डी है 10 करोड़। करेक्ट आंसर है दोस्तों 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर रिवाइज PSL गाइडलाइंस सब टारगेट ऑफ फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर द कमर्शियल बैंक हैव बीन इंक्रीज टू डैश परसेंटेज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर बाय मार्च 2024। तो बताइए सब टारगेट जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए कितना है? तो ऑप्शन है 8%, ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 12%। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रिवाइज PSL गाइडलाइंस सब टारगेट फॉर वीकर सेक्शन फॉर कमर्शियल बैंक हैव बीन इंक्रीज टू डैश परसेंटेज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज मैनर बाय मार्च 2024। तो सब टारगेट आपसे पूछा जा रहा है वीकर सेक्शन का, वो कितना परसेंट बढ़ा दिया गया? 11%, 12%, 14% या 15%। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI एम्पावर्ड है कि वो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के गाइडलाइन को इशू कर सकता है अंडर विच एक्ट सेक्शन? सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 31 ऑफ द RBI एक्ट, और दोस्तों उसके बाद है हमारा सेक्शन 21 एंड 35 ऑफ द बैंक, और लास्ट है दोस्तों नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि RBI जो है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टारगेट है माइक्रो इंटरप्राइज का वो कितना परसेंट है ANBC का या COBE का, जो भी हायर होगा या लोअर होगा, बताइए क्या है? तो माइक्रो इंटरप्राइज का जो टारगेट है दोस्तों वो है 7.5% ऑफ ANBC और COBC विच एवर इज हायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फॉरेन बैंक जो है जिसका 20 ब्रांच से कम है उसे टोटल प्राइवेट सेक्टर टारगेट कितना अचीव करना है? ANBC का या COBE का, जो भी। तो दोस्तों फॉरेन बैंक जिनका 20 ब्रांच से कम है उन्हें COBE का या ANBC का ऑप्शन है 40% हायर, 75% हायर, 40% लोअर, नो सच टारगेट। दोस्तों करेक्ट आंसर है उन्हें 40% अपने ANBC या COBE का अचीव करना है, जो भी हायर हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्रीकल्चर लोन टारगेट क्या है फॉरेन बैंक विद लेस देन 20 ब्रांच? ऑप्शन ए है 80% ऑफ ANBC और COBE, बी है 14% ऑफ ANBC COBE, सी है 32%। दोस्तों बताइए क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई टारगेट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर टारगेट फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर फॉरेन ब्रांच विद लेस देन 20 ब्रांच। तो फॉरेन बैंक जिनका 20 ब्रांच से कम है उनके लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए कर रहा है कि 40% ऑफ ANBC विच एवर इज हायर। ये है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर एडवांस के लिए, फॉरेन ब्रांच के लिए, आउट ऑफ विच 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंडिंग टू एक्सपोर्ट, नॉट लेस दैन 8% टू एनी अदर प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ये सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक्ट्स लाइक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? मुद्रा बैंक, RBI, SBI, SIDBI। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज SIDBI। दोस्तों इसी प्रकार से देख सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस MCQs के फॉर्म में दिए जा रहे हैं आपको, तो आप इसको अवेल करने के लिए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें और आप डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों आप लोग अपने AFM के बैंक रिकॉलेक्शन स्टेटमेंट के MCQ को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो हमारा 3 कॉलम कैश बुक होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है? कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को जिसमें डिस्काउंट होता है, कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को जिसमें डिस्काउंट नहीं होता है, कैश ट्रांजैक्शन को ही या बैंक ट्रांजैक्शन को? करेक्ट आंसर है दोस्तों ये कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जो इसके अंदर डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या नाम दिया जाता है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? अकाउंट बुक वेयर ट्रांजेक्शन इज इंटर्ड फर्स्ट, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट कैश अकाउंट, लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट ट्रू। तो कौन सा दोस्तों सही मैच नहीं कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अकाउंट बुक वेयर द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड फर्स्ट, इसे कहा जाता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, नहीं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो पहला क्वेश्चन है कि जितने भी एक्सपेंस है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक के क्रेडिट साइड में, जितने भी रिसीट है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश कॉलम जो होता है कैश बुक का वो केवल उसके पास कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। और दोस्तों नेक्स्ट कर रहा है कि जो डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में वो एक्सपेंस को डिनोट करता है। तो कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सही नहीं है। जो कैश कॉलम होता है कैश बुक का वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है दोस्तों, उसके पास कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि कैश जो है वो रियल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टू कॉलमनर कैश बुक अकाउंट में, पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो कैश कॉलम है कैश बुक में और कैश अकाउंट में, और डिस्काउंट कॉलम जो है डिस्काउंट अकाउंट में नहीं होगा। कैश कॉलम कैश बुक में होगा, कैश अकाउंट में होगा, और डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अकाउंट में होगा। कैश कॉलम जो है कैश बुक में होगा लेकिन कैश अकाउंट में नहीं होगा, डिस्काउंट कॉलम जो है डिस्काउंट अकाउंट में नहीं होगा। और डी कर रहा है कि कैश कॉलम जो है कैश बुक में होगा लेकिन कैश अकाउंट में नहीं होगा, और डिस्काउंट कॉलम जो है डिस्काउंट अकाउंट में
होगा। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? याद रखिएगा 2 कॉलमनर कैश बुक में क्या होता है कि कैश कॉलम कैश बुक में होता है और कैश अकाउंट में भी रहता है, लेकिन डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अकाउंट में नहीं होता है, ये सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 कॉलमनर कैश बुक में इनमें से कौन सा नहीं शो किया जाता है? कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैंक कॉलम, नन ऑफ दिस। तो 3 कॉलमनर कैश बुक में दोस्तों ये सभी कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बैंक कॉलम दोस्तों ये तीनों को तीनों शो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 322 विच वैन बैंक कॉलम इज रिकॉर्डेड इन द 3 कॉलमनर कैश बुक द बैंक अकाउंट इज। तो जब भी बैंक एक कॉलम को रिकॉर्ड किया जाता है हमारे कैश 3 कॉलमनर कैश बुक में, तो याद रखिएगा कि यहाँ बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट होता है। फिर दोस्तों 3 कॉलमनर कैश बुक में यदि कोई ट्रांजेक्शन के अंदर कैश भी है बैंक अकाउंट भी है तो उसे दोनों साइड में इंटर करना है, केवल एक एंट्री दिया जाएगा कैश कॉलम में, इन अनदर अपोजिट एंट्री इन मैट द बैंक कॉलम। और डी का है दोस्तों कि इट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। दोस्तों इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो ए टू डी सभी स्टेटमेंट सही है। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। यदि ये जो आपका 3 कॉलम कैश बुक होता है, यदि ट्रांजेक्शन के अंदर कैश और बैंक अकाउंट दोनों है और कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो क्या होगा? याद रखिएगा 3 कॉलम कैश बुक में यदि ट्रांजेक्शन के अंदर कैश है और बैंक अकाउंट है और कैश अकाउंट को डेबिट करना है तो क्रेडिट एंट्री किया जाएगा बैंक अकाउंट में और डेबिट एंट्री किया जाएगा कैश अकाउंट में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा नॉलेज क्वेश्चन। इसी प्रकार से और भी MCQs अवेलेबल है हमारे इस लेसन में। डिटेल जानकारी के लिए यू कैन व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। धन्यवाद।